कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के नतीजे में सूबाई इंतजामिया ने सूबे कश्मीर में सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला किया। सूबाई कमिश्नर पीके पॉल ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बातचीत करते हुए इस बात की वजाहत की है। याद रहे कि सुबह जम्मू में भी जिला तरक्याती कमिश्नरों ने अपने मातहत इलाकों में पाबंदियां लगाने का फरमान पहले ही जारी कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब जिला मजिस्ट्रेट ने हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के पहले अहकाम सादिर कर चुके हैं। इस बीच आज से वादी कश्मीर में मज़ीद सख्तियों के साथ लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और ये लॉकडाउन 27 जुलाई तक रहेगा। ईद कुर्बान के मौके से खास रियायत देते हुए लॉकडाउन और बंदिशों को 27 जुलाई तक ही रखने का फिलहाल फैसला किया गया है। तो ये वादी कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेज की वजह से इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि मजीद बंदिशें और लॉकडाउन का ऐलान 27 जुलाई तक के लिए। तो कश्मीर में कोरोना वायरस, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया अपने तौर पर जो कोशिशें कर रही हैं, उन तमाम कोशिशों के बीच एक नया फैसला और बड़ा फैसला लिया गया है। आज वादी कश्मीर में फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और बंदिशों के नफाज का आगाज हो चुका है। आज से ही बंदिशें सख्त की जा चुकी हैं वादी कश्मीर में और खासतौर से कोरोना वायरस के केसेस जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, नए मामला, नई तादाद, जो बड़ी तादाद आ रही है रोजाना की बुनियाद पर। ऐसे में इंतजामिया के सामने एक रास्ता ये भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए कि आवाम को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए या फिर बाहर सड़कों पर निकलने के लिए, लवाजमात पूरी करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के दरमियान कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए इंतजामिया के सामने लॉकडाउन एक वाहिद रास्ता है और इंतजामिया ने आज फिर से सख्त बंदिशों का ऐलान किया है। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से इंतजामिया ने एक बार फिर से सख्त बंदिशों का ऐलान किया है और ये बंदिशें आज से शुरू हो चुकी हैं जो कि 27 जुलाई तक रहेगी। ईद कुर्बान के मौके से 28, 29 और 30, 31 इन तीनों में राहत दी गई है कश्मीर के अवाम को और खास तौर से मुस्लिम बरादरी को जो ईद कुर्बान के मौके से खास तैयारी करते हैं। ऐसे में उन्हें राहत जरूर दी गई है, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस के बढ़ते केसेज को देखते हुए इंतजामिया ने फैसला किया है कि आज से सख्त बंदिशें आयद की गई हैं और 27 जुलाई तक ये बंदिशें जारी रहेंगी। तो इस वक्त की वादी कश्मीर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बंदिशों को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए, उसके चैन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन का एक अहम रोल होता है और इसी लॉकडाउन के सहारे इंतजामिया फिर कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने की कोशिश में है। और इंतजामिया ने आज ऐलान किया है कि आज से एक बार फिर बंदिशों का ऐलान किया गया और इसका नफाज भी अमल में आ चुका है जो कि 27 जुलाई तक रहेगी ये बंदिशें। ऐसे में हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ लाइव वादी कश्मीर से जुड़ चुके हैं। सनम, क्या कुछ अपडेट है? इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कोरोना वायरस को देखते हुए, आपकी बात हुई है सूबाई कमिश्नर से, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए रहमत, अभी कुछ देर पहले ही मेरी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले से बात हुई है और चूंकि स्पाइक जो कोविड का इस वक्त कश्मीर में है, पिछले 3 दिनों में लगभग 2000 के करीब पॉजिटिव केसेस कश्मीर में आ चुके हैं। उसके साथ साथ पिछले 3 दिनों में जो डेथ्स का सिलसिला है वो आए रोज 1 दर्जन के करीब आ जाता है। आज की अभी की बात करें तो 4 डेथ्स अब तक कोविड रिलेटेड कश्मीर में हो चुकी हैं। सरकारी तौर पे उसकी तस्दीक हो चुकी है और लगातार एक क्राइसिस कश्मीर में है और इस क्राइसिस से निकलने के लिए सरकार के पास कुछ मंसूबा, कोई तरीकेकार नजर नहीं आ रहा है और उसमें अब तरीकेकार सरकार के पास एक ही है कि किस तरह से इसको तोड़ करने के लिए काम किया जाए। तो आखिरकार बात उसी लॉकडाउन पे पहुंची है और अभी जो आज दोपहर को सुबह जो मीटिंग हुई है श्रीनगर में डिविजनल इंतजामिया की, उसमें यह फैसला लिया गया है कि एक बार फिर लॉकडाउन कश्मीर में लगाया जाए। लेकिन पहले और आज के इस लॉकडाउन में थोड़ा सा फर्क होगा। पहले रेड जोन एरियाज को ही लॉकडाउन किया गया था, लेकिन फिर लॉकडाउन तो किया गया था लेकिन कागजी तौर पे बोर्ड लगाने की हद तक लॉकडाउन किया गया था। लेकिन अब इंतजामिया ने फैसला लिया है कि 28 तारीख तक यानी 27 की शाम तक कश्मीर में ये लॉकडाउन लगाया जाएगा और ये सख्ती से लगाया जाए ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। आज से जो लॉकडाउन इस वक्त लगभग श्रीनगर में, कश्मीर वादी में
लॉकडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकले हुए थे, इसलिए आज कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है। किसी ने अगर मार्केट वगैरह खोला होगा, कोई दुकान पे गया होगा, उसको रिलैक्सेशन मिल सकती है। लेकिन आज शाम के से जब मार्केट बंद हो जाएंगे, लोगों में घरों में चले जाएंगे, तो सुबह जब नींद से उठेंगे तो उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, एक्सेप्ट कुछ लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जिनके लिए बाकायदा तौर पे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ने पासेस बनाए हैं। उन्हें वो पासेस आज सेंड भी किए जाएंगे, उनके दफ्तरों तक पहुंचाए जाएंगे। और कल एसेंशियल सर्विसेज में जो भी आते हैं, जिनमें जो CAPD है, पावर डिपार्टमेंट है, या उसके साथ साथ ये जो अपना मेडिकल डिपार्टमेंट है, उन लोगों को चलने की इजाजत होगी। उसके अलावा और वो भी उन लोगों को जो पासेस रखते होंगे, आम मेडिकल का या आम बिजली वाला या दूसरे लोग, उनको इजाजत नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक और बात भी है कि अगर पब्लिक में किसी को चलना होगा तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो मेडिकल इमरजेंसी है। अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं होगी, यानी कोई सीरियस केस नहीं होगा, रेफरल डॉक्टर के पास जाने का केस नहीं होगा, तब तक अलाउ नहीं होगा। कल सुबह मॉर्निंग से बाकायदा तौर पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। रहमत कलीम सनम, ये भी बताइए, क्या फ्रेश पास अब से जारी किया जा सकता है इंतजामिया की तरफ से, या पुराने जो पास है वही वैलिड होंगे? देखिए, अभी उस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया है, हमें कोई उसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन चूंकि प्रेस के लोग जो है वो यूजुअली अपने जो उनके आई कार्ड्स वगैरह होते हैं उस पे ही उनको अलाउ किया जाता है। लेकिन पिछली बार एक स्पेशल पासेस दिए गए थे, और वो जो प्लास्टिक पासेस थे, शायद आज भी उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। ये अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है अपने अपने जिलों के, उनको इख्तियारात दिए गए हैं कि वो ग्राउंड को देखें, सिचुएशन को देखें और आदमी को देखें पास रिलेटेड इजरा करने के, किस डिपार्टमेंट को कहां पे पास करना है। तो ये डिप्टी कमिश्नर शाम को फैसला लेंगे कि वो प्रेस को या जो लोग हैं कौन कौन से एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं उनको पास से इजरा करेंगे। सनम, आखिरी सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि दीगर रियासतों में जहां लॉकडाउन का फैसला लिया गया है वहां 31 जुलाई तक है, लेकिन वादी कश्मीर में जो लॉकडाउन का इंतजामिया ने फैसला लिया है वो 27 जुलाई तक। इसके पीछे की हिकमत अमली? देखिए, यहाँ पे बीच में ब्रेकडाउन भी दिया गया था, लॉकडाउन भी हुआ था, उसके बाद ब्रेकडाउन भी हुआ था। उस ब्रेकडाउन के दौरान जो तादाद कोविड की निकल के यहाँ पे आई, पहले यहाँ कोविड की तादाद पॉजिटिव केसेस की बढ़ रही थी। जब लॉकडाउन सही तौर पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया गया तो तादाद बहुत घट गई थी, यहाँ 10-15 केसेस रोज के आते थे। लेकिन जब लॉकडाउन खोला गया और फिर सरकार की कुछ पॉलिसियां जो है, उन पॉलिसियों की वजह से यहाँ पे जो सिचुएशन बनी लॉकडाउन इसकी, तो उसके बाद सरकार के खुद के होश उड़ गए। और अब जो पूरी होश वाली सरकार है, इसने आज ये फैसला लिया कि मजबूरी है और इस मजबूरी में लॉकडाउन करना है। लेकिन अब इस मजबूरी में इंपॉर्टेंट ये देखना पड़ेगा कि पिछले लॉकडाउन में सरकार पहुंच रही थी उन लोगों को जो टीडी हैं, जिनको मजबूरी थी, उन तक सरकार खुद उनके घर तक पहुंच रही थी, सरकार के जो इदारे हैं। लेकिन इस अब जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें सरकार कितना पहुंच पाती है, क्या पिछली तरह से जब पिछला लॉकडाउन था उस तरह से अब की बार की काम किया जाएगा, या आज के बाद अब की बार वही खाना पूरी की जाएगी, अभी ये कल से मालूम होगा। चलिए सनम एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज ने वादी कश्मीर में बंदिशों को लेकर जो इंतजामिया ने फैसला किया है उसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे कि कल जब सुबह होगी तो बंदिशों के बीच वादी कश्मीर की आवाम की सुबह होगी और 27 जुलाई तक इन्हीं बंदिशों के बीच रहना है। लॉकडाउन का फिर से ऐलान किया गया है। तो ये कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए इंतजामिया के पास वाहिद हथियार है और इस हथियार का इस्तेमाल और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मांग रही है कि अगर किसी पार्टी की अगर किसी सीएम की अगर ये सोच है तो फिर उनको सीएम रहने का अधिकार नहीं है। तो हम ये विप्लव देव का, त्रिपुरा के जो सीएम है, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर किसी सीएम की अगर ऐसी सोच है तो उनको सीएम होने का कोई अधिकार नहीं है। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया अभी तक विप्लव देव के अगेंस्ट? क्या कोई नोटिस दिया? क्या उनसे कोई जवाब मांगा? और अगर नहीं मांगा और अगर कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते तो हम यही सोचेंगे कि ये इतनी घटिया सोच, इतनी नीची सोच ये बीजेपी की है। और जब चुनाव खत्म होने के बाद अगर किसी भी समुदाय के बारे में, जाट समाज के बारे में अगर ऐसी सोच रखते हैं तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है।
लेकिन मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर जाटों का इस प्रकार अपमान होगा तो जाट चुप नहीं बैठेंगे और ये अपमान नहीं सहेंगे। मैं जर्नैल भाई से अनुरोध करूंगा कि सिख समुदाय के बारे में वो अपने 2 शब्द रखें। जी बिल्कुल, कैलाश भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए 2 दिन पहले अगरतला प्रेस क्लब के अंदर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी द्वारा जो बयान दिया गया, उससे पंजाबी सिख भाईचारे में और जाट समुदाय के अंदर बहुत रोष है। दोनों का ये मानना है कि इससे हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। आज तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके त्रिपुरा के सीएम से इस्तीफा मांगा गया है। त्रिपुरा के सीएम ने गुज़श्ता दिनों बयान देते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जाट और पंजाबी कबीले को, पंजाबी समुदाय को बंगाली से तस्वीर किया था और तशबीह दी थी, और उन्होंने कहा था कि बंगाली स्टॉक हमारे यहाँ ज़्यादा बेहतर होते हैं जाट और पंजाबी बिरादरी से। तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे पंजाबी और जाट बिरादरी को कहीं न कहीं उनको ठेस पहुंचा था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लीडरान आज बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन आपको बता दें कि त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव ने इस बयान पर कल माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन सवाल यह है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया कि बीजेपी ने इस पर क्या कुछ किया। ऐसे इस किस्म के बयान जो कम्युनिटी को एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी पर बड़ा और छोटा करके दिखाने की कोशिश की जाती है, तो इस पे बीजेपी की क्या यही सोच है और बीजेपी के आला कमान ने क्या किया है त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव को। तो ये तमाम सवालात आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं सीधे राज्यसभा। चूंकि आज राज्यसभा में नौमुंतखब अरकान के हल्फ दिलाए जाने की तकरीब मुनक्किद की गई। नौमुंतखब राज्यसभा मेंबर ने आज नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू की सदारत में तमाम नौमुंतखब अरकान को हल्फ दिलाया गया। लेकिन एक तस्वीर काफ़ी दिलचस्प देखने को मिली, और वो तस्वीर है कांग्रेस का दामन छोड़ मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जब सिंधिया पार्लियामेंट पहुंचे तो कांग्रेस खेमे पर नजर पड़ते ही मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आज़ाद की तरफ जाने से खुद को नहीं रोक सके। जब गुलाम नबी आज़ाद के पास ज्योतिरादित्य पहुंचे तो आज़ाद ने भी नौजवान चेहरा और पुराना साथी होने के नाते मुबारकबादी दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पीठ पर हाथ रखकर शाबाशी दी या मुबारकबादी दी, आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन ये तस्वीर बहुत ही दिलचस्प है इस हवाले से कि सियासत में कभी कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सबसे सीनियर लीडरों में उनका नाम आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल तक के कांग्रेस के सबसे नौजवान चेहरों में से एक थे, लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी में है और जब राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए और आज राज्यसभा के ओहदे का राज्यसभा में हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद की गई, उनका भी नाम था, चूंकि वो भी मुंतखब हुए और जीत के पहुंचे हैं। तो जब पार्लियामेंट में पहुंचे और अंदर राज्यसभा में तो कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद पर नजर पड़ी। कांग्रेस खेमे की तरफ देखा, देखते ही पहुंचे गुलाम नबी आज़ाद के पास। गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपने बड़कपन का मुजाहरा किया और सिंधिया को शाबाशी दी या मुबारकबादी दी, ये आपको तय करना है। लेकिन ये सियासत है और सियासी खेल में कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता देती हैं। आम आवाम और ख़ास तौर से जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं और सियासी बारीकियों को जानते हैं, वो इन तस्वीरों को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ पाते हैं कि इसके क्या मतलब है, क्या मफहूम है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आज राज्यसभा में हल्फ बर्दारी तकरीब का हिस्सा बने और अपना हल्फ उठाया, और वो अब राज्यसभा के परमानेंट अभी फ़िलहाल इस अगले एक टेन्योर तक के लिए राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं। आज बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद की गई और इस तकरीब में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए और 43-44 राज्यसभा के नए मेंबरान ने, जिसमें शरद पवार भी हैं, कुछ पुराने हैं जो दूसरी बार चुन के आए हैं, तो करीब जो तादाद बताई जा रही है कि 20 रियासतों से कुल 44 हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। हालांकि 62 अरकान असेंबली को शपथ लेनी थी, लेकिन आज 44 ने शपथ ली है। लेकिन ये तस्वीर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, ये अपने आप में बहुत कुछ
बयान कर रही है। 62 नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट हैं जिनको अभी लेनी है, लेकिन आज 44 को ही शामिल किया गया है। इसके लिए इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात कही जा रही है। इसमें से बीजेपी के 17 हैं और 9 कांग्रेस के हैं, जेडीयू के 3 हैं, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के 4-4 हैं, अन्ना दुर्मुख और दोरमुख के 3-3 हैं, एनसीपी, टीआरएस और आरजेडी के 2-2 हैं जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा है। तो ये जो आज राज्यसभा में हलबर्दारी तकरीब हुई है उसका लुब्बो-लुबाब है जो आपके सामने है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया छाए रहे, चूंकि नया चेहरा और काफ़ी बगावत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उनकी हलबर्दारी कैसे हुई वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद में को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के रुकन बन चुके हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया है और कांग्रेस लीडर की मौजूदगी में, कांग्रेस के भी राज्यसभा मेंबरान थे उनकी मौजूदगी में, तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आज देखने को मिली राज्यसभा से। और चूंकि 44 राज्यसभा मेंबरान को आज हल्फ दिलाया गया है और अगले कुछ दिनों में जल्द ही तय हो जाएगा कि बकिया जो अरकान पार्लियामेंट है उनको कब हल्फ दिलाना है। वहीं राज्यसभा से कुछ दूर इंडियन एयरफोर्स का 2 रोज़ा कमांडर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुआ है। आज कमांडर कॉन्फ्रेंस का आगाज वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों हुआ। इस मौके से उन्होंने फ़िज़ाइया के कारनामों की जमकर तारीफ की और कोरोना वायरस के बीच फ़िज़ाइया की खदमात का एतराफ़ भी किया। कॉन्फ्रेंस 2 दिनों तक चलेगा और इस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर मुस्तकबिल में क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस हवाले से बहस की जा रही है और गौर व खौज किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ 27 जुलाई को जो हिंदुस्तान को राफेल 6 राफेल मिलने वाला है, उस राफेल का क्या करना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इस पर भी गौर व खौज किया जाएगा। इस बीच LAC पर जो सूरत हाल है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, उस पर भी काफ़ी बारीकी से जायजा लिया जाएगा और रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस का थीम रखा गया है वो इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, अगली दहाई में हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया का क्या रंग रूप होगा, ये रखा गया है। बाज़ाब्ता तौर पर डिफेंस मिनिस्टर के हाथों आज की इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ और इस मौके से 2-3 अहम चीज़ों पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, गौर व खौज किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ अपडेट है कमांडर कॉन्फ्रेंस को लेकर के? वज़ीर दिफा के हाथों बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, लेकिन डिस्कस और बहस मुबाहिसा आज की इस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पर ख़ास तौर पर फोकस है? देखिए, बिल्कुल ये इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस है जो अभी चल रही है और सुबह तकरीबन 9:45 बजे के आसपास ये शुरू हुई है और 2 दिन तक ये मीटिंग जो है नई दिल्ली के अंदर चलेगी एयरफोर्स की। ये एयरफोर्स की मीटिंग जो है वो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबकी नज़रें इसलिए इस पर जा रही है क्योंकि 2 तरह की बातें हमारे सामने हैं। नंबर 1, जो चाइना और भारत के बीच अभी तनाव चल रहा है बॉर्डर्स को लेकर लद्दाख के अंदर, और फिर दूसरा मामला जो है वो समंदर के अंदर है जहां पर नेवी फोरफ्रंट पर है लेकिन एयरफोर्स का एक बहुत ही बड़ा रोल बनता है। तो एक तो पार्ट ये है, इसकी अहमियत इसलिए बढ़ती है, और दूसरा जो एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी खबर है जो नए जहाज आ रहे हैं जिसको लेकर मुल्क के अंदर काफी ज्यादा घमासान भी मचा हुआ था, उनको कहां पर जनाब डिप्यूट करना है। वो स्ट्रेटेजिकल प्लेसेस अंबाला के बाद क्या लद्दाख सीधे जाएंगे जब राफेल विमान आएगा, या वो कहीं पर रुकेंगे, पहले स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स क्या रहेंगे, इस पर भी चर्चा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो वायुसेना है, जो हवाई फोर्सेस हैं, उन्हें क्या चैलेंज है और उन चैलेंज से किस तरीके से निपटा जाए, इन सब पर जो है एजेंडे में बात होगी। लेकिन एक चीज जो वजीर दिफा साहब की तरफ से जो हमें थोड़ी देर पहले पता लगा है कि वजीर दिफा ने खुलकर 2 चीजें एयरफोर्स को कही है कि दुश्मन का मुकाबला करने में किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और जब कमांड काउंसिल से
फरमान आए कि चलिए, तो शॉर्ट टाइम के अंदर चलने की हिम्मत होनी चाहिए और हमें वो सलाहियतें होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज की मीटिंग को काफी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। ऐसे में LAC पर जो सूरत हाल है उसके साथ ही साथ क्या जो थीम रखा गया है, हम उस थीम पर अगर बात करें, जो इस बार के कॉन्फ्रेंस का थीम है कि अगली दहाई में हिंदुस्तान के फ़िज़ाइया का क्या रंग रूप होगा, इस हवाले से किस तरह की बातें हो सकती है, किस तरह के बहस मुबाहिसे हो सकते हैं? देखिए, जरूरी चीजें हैं कि जो दुनिया भर में इस वक्त टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जिन फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल होने वाला है, उसमें भारत कहां पर स्टैंड करेगा, और जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स बन रही है, उस जियोपॉलिटिक्स के अंदर सेना, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, सब सेनाओं का जो है वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल बनता है, लेकिन एयर डिफेंस जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और दुश्मन के लिए एयर डिफेंस अगर हमारा मजबूत हो तो दुश्मन की नींद जो है वो उसी वक्त उड़ जाती है। अब ये जो आने वाले 10 साल के अंदर क्या कुछ करना है, ये एक व्यू प्लान होता है, एक रोड मैप होता है, और फिर आगे जो भी सरकार आती है वो उस रोड मैप को चलते हुए आगे चलती है। जैसे रफाल का मामला है, बहुत सालों से लटका हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन सरकार के सामने एक प्रपोजल था कि रफाल हमें जो है फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर क्राफ्ट जो है वो हमें चाहिए। इन्होंने अपनी अमेंडमेंट करके अपने तरीके से और देखकर उसको बेहतर बनाकर खरीदने की कोशिश की। तो ये जो आज का ये जो मोटो है, ये जो स्लोगन है कि 10 साल में क्या कुछ करना है, दरअसल ये हर बार जब भी इस तरीके की 2 रोजा इजलास कमांडर्स का होता है एयरफोर्स के, तो उसमें ये सारी चीजें जो वो डिबेट और डिस्कशन में लाई जाती है। चलिए इशफाक, और बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीलात बताई कि किन खास तौर से किन निकात पर बातचीत चल रही है, बहस मुबाहिसा होगा, और 24 जुलाई तक के ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। आज आगाज हुआ है वजीर दफा राजनाथ सिंह के हाथों, और राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान के सामने जो चैलेंजेस आए हैं या आएंगे, उन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा फ़िज़ाइया ने सबसे अपना 100% अपना योगदान दिया, अपना रोल निभाया है, और आने वाले चैलेंजेस से भी निपटने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से फ़िज़ाइया को अगले 10 साल में कहां तक ले जाना है, इस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर गौर व खौज किया जा रहा है। आज ये 22 जुलाई को ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, और ये कॉन्फ्रेंस 24 जुलाई तक दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर पर चलती रहेगी। और इस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम और हसास बातों पर, ख़ास तौर से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को लेकर के, फ़िज़ाइया सिक्योरिटी को लेकर के, और LAC पर जो सूरत हाल है उसके साथ ही साथ क्या कुछ दिफाई पोजीशन हिंदुस्तान की है, और हथियार वगैरह को लेकर के भी बहसो मुबाहिसा, और साथ ही साथ एक फाइनल कंक्लूजन, एक फाइनल रोड मैप तैयार करके इस कॉन्फ्रेंस का अख्ताम होगा। तो 24 जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से तजारती वक्फे का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि तजारती वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बिहार में किस तरह से हाहाकार है, और साथ ही साथ किस तरह से सहाफी का कत्लेआम हुआ है। With wetness indicator, no checking bar. Little Angel Extra Dry